तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग। सो गाइस आज हम बात करने वाले बिटन टू सीजन के चैप्टर नंबर 34 की। और गाइस ये चैप्टर देख के आपका एक्सप्रेशन एकदम ऐसा रहने वाला है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सो गाइस चलो शुरू करते हैं बिटन टू सीजन का चैप्टर नंबर 34। लेकिन गाइस शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने वाला हूँ। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सो गाइस चैप्टर के शुरुआत में हमको वेम्पायर्स की रात को दिखाया जाता है जो कि दिखने में बहुत ही खतरनाक होती है। वहाँ पे गाइस बटलर वोंगजे से मिलने आता है। वोंगजे और बटलर के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। वोंगजे देखिए बटलर को क्या बोलता है। फिर वोंगजे बटलर को बोलता है कि प्रिंसिपल तो मर चुका है, वेनचांग मेरा आश्रित हो गया है, मतलब कि वेनचांग में डिपेंडेंट हो गया है और मैं भी इंसान नहीं रहा। लेकिन मैं इंसान नहीं रहा तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर बटलर वोंगजे को बोलता है कि सुनिए सर, जो वो प्रिंसिपल है उसकी जो कब्र है उसको कब्रिस्तान में लेकर हम जा रहे हैं उसको गाड़ने के लिए। अब आप बताइए हमें क्या करना है। फिर वो बटलर वोंगजे को बोलता है कि कानून तो ये बोलता है कि कोई भी अगर वेम्पायर नहीं है तो उसको कब्रिस्तान में नहीं गाड़ा जाएगा, वो कब्रिस्तान में जाने के लायक ही नहीं है, उसको इधर उधर फेंक दिया जाएगा। अगर आप मिस लिंगलिंग के बहुत ही बड़े डिपेंडेंट हो, इसलिए आपकी बात को मानकर हम उसको कब्रिस्तान में गाड़ रहे हैं, वरना उसको हम कब्रिस्तान में नहीं गाड़ते, हम उसको इधर उधर फेंक देते। यही वो बहुत बड़े प्रॉफिट्स है जो डिपेंडेंट बनने के बाद आपको मिलते हैं। फिर वोंगजे बटलर को बोलता है कि मिस्टर आर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। फिर बटलर उसको बोलता है कि हाँ बोलिए, मैं आपकी सभी बातों का जवाब दूंगा। फिर वोंगजे बटलर को बोलता है कि बटलर मुझे एक बात बताइए, ये जो अभी तक सीन हुआ ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये शायद सोची समझी साजिश थी। मुझे जहाँ तक पता है कि ये बहुत बड़ा जाल था। क्या आपको ये सब पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है? फिर जैसे ही वोंगजे वहाँ से जाने की कोशिश करता है तो वो बटलर उसको बोलता है कि अरे आपने गलत समझा वोंगजे, ऐसी बात नहीं है। फिर बटलर उससे पूछता है कि आप इतना जल्दी क्यों जा रहे हो वोंगजे, आपको कोई काम है? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद वोंगजे को बहुत ही बुरा गुस्सा आ जाता है और वो उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन बटलर को पता नहीं चलता कि वो उसको मारने की कोशिश कर रहा है क्या। वो सोचता है कि ये वोंगजे क्या कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर जैसे ही बटलर पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी तरफ एक तीर आ रहा होता है। वो गाइस तीर वोंगजे उसकी तरफ छोड़ता है, जो कि मिस लिंगलिंग वोंगजे को एक बहुत ही ग्रेट पावर देती है। उसका नाम होता है साइकोलॉजिकल तीर, जो कि उस किसी को मारने के लिए यूज में लिया जाता है। वो सोचता है कि ये तो सजा का तीर है, ये मेरी तरफ कैसे आ रहा है, वोंगजे ने कहीं मेरे को मारने के लिए तो नहीं छोड़ा, ये इम्पॉसिबल, ये हो कैसे सकता है। फिर वो बटलर बोलता है कि क्या मिस लिंगलिंग की डिपेंडेंट की इच्छा ना मानने पर ये तीर छोड़ा जाता है? मैंने मिस लिंगलिंग की इतने साल सेवा की और मिस लिंगलिंग ने मेरे लिए ये किया, मैं उसका डिपेंडेंट तो नहीं हूँ लेकिन उसके साथ बहुत सालों तक रहा हूँ ना, ये मेरे को मार क्यों रहा है? उसके बाद वो जो तीर होता है वो बटलर को जाके लग जाता है तो उसके जो चेस्ट होते हैं उसमें बहुत ही बुरी तरह दर्द होने लग जाता है। फिर जब वो एरो उस बटलर को लग जाता है तो उसके चेस्ट में बहुत ही बुरी तरह पेन होना शुरू हो जाता है। वो बोलता है कि अरे मुझे इतना बुरी तरह क्यों मारा, मेरी किसमें क्या गलती है, मैंने मिस लिंगलिंग के साथ इतने साल काम किया और उन्होंने मेरे लिए ये किया, क्यों मारा, ये तो एक छोटी सी बात थी। फिर बटलर बोलता है कि मिस लिंगलिंग इतनी बुरी है कि उन्होंने वोंगजे का साथ दिया, मैंने कभी सोचा नहीं था वो उस कमजोर और एकदम पावरलेस आदमी के साथ क्यों रह रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर बटलर मर जाता है और वोंगजे भी वहां से निकल जाता है। फिर जब बटलर मर जाता है और इसका पता मिस लिंगलिंग को चलता है तो वो बोलती है और हंसती हुई वो बोलती है कि मतलब ये तो एक छोटी सी सजा है, तुम टेंशन क्यों लेते हो बटलर, तुम तो मर चुके हो, तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। फिर मिस लिंगलिंग बोलती है कि कोई भी मेरे मास्टर को पागल नहीं बना सकता, कोई भी ये नहीं समझ सकता और कोई भी उसको बेवकूफ नहीं बना सकता, वो बहुत ही जबरदस्त आदमी है। फिर गाइस हमें सीन दिखाया जाता है कब्रिस्तान का, जहाँ पर वेनचांग अपने जो डेड होता है उसकी कब्र लेकर जा रहा होता है। फिर पीछे से वोंगजे आ जाता है और उसको आवाज लगाता है कि वेनचांग रुको, मैं भी आ रहा हूँ। फिर वोंगजे उससे पूछता है कि अरे वेनचांग मैं क्या वो उस चीज को, लेकिन वोंगजे पूरी तरीके से बोल नहीं पाता है। वो बहुत ही सैड होता है क्योंकि वेनचांग के डेड मर चुके होते हैं और वेनचांग भी बहुत ही दुखी होता है, इसलिए वो आगे कुछ भी नहीं बोलता है। फिर वेनचांग वोंगजे को बोलता है कि देखो वोंगजे, मैं अपने डेड की जो कब्र है वो वेम्पायर्स के कब्रों के बीच नहीं रख सकता, इसलिए मैं अपने डेड की कब्र को घर पे लेकर जा रहा हूँ। फिर वोंगजे बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। फिर वेनचांग और वोंगजे अपने स्कूल में जाते हैं और वो अपने रूम में जाते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। फिर जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं तो चारों ओर अंधेरा होता है और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ होता है। फिर वेनचांग सोचता है कि यहाँ पे कोई सीट मिलेगी इसको रखने की, हाँ ऑलराइट ये सीट सही रहेगी। फिर वेनचांग वोंगजे को बोलता है कि तुम रुको, मैं अभी ब्लैक टी बना के लेकर आता हूँ, क्या तुम्हें ब्लैक टी पसंद है? मेरे डैड को तो ब्लैक टी बहुत पसंद थी।
वो इन चाय की पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए माउंट एवरेस्ट ऐसे बहुत बड़े बड़े पहाड़ों पर जाया करते थे। वो ब्लैक टी को बहुत ही पसंद करते थे, इसलिए मैं उनके लिए ब्लैक टी बनाता था। फिर वेनचांग बोलता है कि रियली मैं चाय नहीं पीता, लेकिन अब मुझे इन पत्तियों का क्या करना चाहिए वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर जब वेनचांग चाय को पकड़े हुए रखता है तो उसका हाथ कांपने लग जाता है। फिर वेनचांग रोने लग जाता है और बोलता है कि मुझे क्या करना चाहिए इन पत्तियों का मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो बहुत ही बुरी तरह रोने लग जाता है। ये देखकर वोंगजी भी बहुत ही बुरी तरह इमोशनल हो जाता है। फिर वोंगजी बोलता है कि वेनचांग सॉरी यार भाई, मेरी गलती है भाई, सॉरी माफ कर दे भाई। फिर वोंगजी बहुत ही जोर जोर से रोने लग जाता है और बोलता है कि इसमें सभी मेरी गलती है, अगर मैं उस टाइम अपने जो पावर्स है उनको काबू में नहीं रखता तो ये सब सीन नहीं होता। वोंगजी एकदम ऐसी तरह ही रोता है। फिर वोंगजी वेनचांग को बोलता है कि मुझे नहीं पता मैं कब ऐसा वैम्पायर बन गया और ये सब चीजें हो गई। फिर वेनचांग उसको बोलता है कि क्या वैम्पायर, ये तुम्हारी गलती नहीं हो सकती वोंगजी, क्या ये तुम्हारी गलती है? फिर वेनचांग वोंगजी को बोलता है कि क्या ये तुम्हारी वजह से हुआ है वोंगजी, मैं तुमको ग्रेटिट्यूड के अलावा और कुछ भी नहीं दे सकता। फिर वेनचांग वोंगजी को बोलता है कि मुझे पावर्स देने के लिए थैंक यू वोंगजी, और तुमने ये सब मेरे लिए किया उसके लिए मैं तुमको थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने डैड की मौत का बदला उन लोगों से ले सकता हूँ। लेकिन वोंगजी उसको देखता रहता है, वो कुछ भी नहीं बोलता, उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता। फिर वेनचांग उसको बोलता है कि अगर तुम वैम्पायर हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अगर तुम वैम्पायर हो तो मैं क्या चीज हूँ। फिर वेनचांग बोलता है कि ह्यूमन, अर्थ और हेवन। वोंगजी तुमने कभी इन चीजों के बारे में सुना है? वैम्पायर्स और डिपेंडेंट्स ये अलग अलग लोग होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे की पावर्स को नहीं समझते। क्या हम भी किसी साधारण ह्यूमन से अलग है वोंगजी? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन अब तुम मुझे बता दो। फिर वेनचांग बोलता है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो वैम्पायर्स में से दिखने में या किसी उनकी पावर्स में कैसे होते हैं, उनकी चाहे पावर्स अलग हो चाहे वो दिखने में अलग डिफरेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे डैड मुझे बोलते हैं कि वो असली ह्यूमन होता है जो अपनी ह्यूमैनिटी दूसरे लोगों के प्रति दिखाता है। अगर कोई ह्यूमैनिटी अपनी नहीं दिखाता वो नॉन ह्यूमन होता है, वो वैम्पायर होता है। तुम ह्यूमन हो, तुम दूसरों के अच्छे भलाई चाहते हो, तुम ही ह्यूमन हो। तुम दूसरों को खुद से कंपेयर करना बंद कर दो, यही मेरे डैड मुझे कहा करते थे वोंगजी। फिर वेनचांग वोंगजी को बोलता है कि सुनो वोंगजी, अगर तुम्हारे पास इंसानियत है, मतलब कि अगर तुम्हारे पास ह्यूमैनिटी है तो तुम एक ह्यूमन हो, तुम एक इंसान हो, तुम्हें कोई भी वैम्पायर में तब्दील नहीं कर सकता। तुम और मैं कोई भी वैम्पायर नहीं है, हम दोनों एकदम नॉर्मल ह्यूमन ही है। फिर वोंगजी उसको बोलता है कि वेनचांग मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। फिर जो वेनचांग होता है वो वोंगजी को बोलता है कि सुनो वोंगजी, तुम्हें पता है कि ये फोटो है, इसकी वजह से मेरे को सब कुछ चीज़ें मालूम हुई है, मैंने दुनियादारी इसी फोटो की वजह से देखी है। फिर जो वेनचांग होता है वो अपने डैड की और अपनी फोटो, मतलब जो टूटी हुई फोटो है वो एक जगह रख के वो बोलता है कि मुझे पहले पता नहीं था, क्योंकि मैं पहले बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही कमज़ोर आदमी था। अब मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, मुझे मेरे फ्यूचर का अब पता चल रहा है, पहले मुझे कुछ भी पता नहीं था। फिर वेनचांग वोंगजी को बोलता है कि वोंगजी तुम मुझे रोकोगे नहीं, राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि तुम मुझे रोकोगे नहीं? मैं अपना काम करना चाहता हूँ, मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ। फिर वेनचांग वोंगजी को बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे मास्टर हो तो वो सब तुम्हारी प्रॉब्लम है, मतलब कि तुम ही जो मुझे ऑर्डर दे सकते हो, तुम्हारे ऑर्डर के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा। तो तुम समझ सकते हो कि मैं तुमको क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो गाइस, बिटन टू रीजन का जो चैप्टर नंबर 34 है वो यहीं पे एंड होता है, और गाइस नेक्स्ट एपिसोड हम बहुत ही जल्दी लेके आएंगे। सो गाइस, आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट सेक्शन में बता देना कि वीडियो कैसा बना, और गाइस नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आने वाला है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन गाइस उससे पहले अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।